जय हिंद जय भारत साथियों। साथियों, आपने पिछले हफ्ते का मेरा लाइव तो देख ही लिया होगा। किस किस ने मेरा लाइव सेशन पिछले हफ्ते देखा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लास्ट वीक मैंने अपने लाइव सेशन में आप लोगों को बताया था कि जनता का कर्जा माफ़ कैसे होगा। तो उसमें मैंने एक बात बताई थी। मैंने उसमें कहा था दोस्तों कि आप अपने आसपास रहने वाले, आपके क्षेत्र में, आपके आस पड़ोस में, आपके शहर में जो भी कर्जे से पीड़ित व्यक्ति है सॉरी, आप ही की तरह जो भी कर्जे से पीड़ित व्यक्ति है, आप उन्हें अपने साथ जोड़िए, अपने साथ उसे संगठित कीजिए। जोड़ना कैसे है? आप उसका कर्जा मुक्ति का फार्म भरवाइए जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। हमारी वेबसाइट है www.कर्जमुक्तभारत.co.in। इस वेबसाइट पे आप चले जाइए और वहाँ पर आपको कर्जा मुक्ति का फॉर्म दिखेगा। वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, आप उसे ऑनलाइन भर दीजिए। बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। तो उसका फार्म भरवाइए और उसे अपने साथ जोड़िए। साथ में आप अपने क्षेत्र का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप उन सभी को ऐड कीजिए जो कर्जे से पीड़ित हैं, जो आपने अपने साथ जोड़े हैं, अपने साथ संगठित किए हैं। जब उनकी संख्या 50 पार कर जाएगी, 100 पार कर जाएगी, 200 पार कर जाएगी, 500 पार कर जाएगी, तब आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है जो आपकी कर्जा मुक्ति के लिए बहुत ही, वो कहते हैं ना, संजीवनी बूटी का काम करेगा। आपको क्या करना है? महीने में कम से कम 2 बार अपने सांसद और अपने क्षेत्र के विधायक के यहाँ उन सभी लोगों को इकट्ठा करके लेके जाइए। एक लेटर लिखिए उसमें, ताकि उसमें उन सब के सिग्नेचर हों। वो लेटर आपको प्रधानमंत्री जी के नाम लिखना है और वो अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक को देकर आइए और उनसे ये पूछिए कि जनता का कर्जा माफ़ कब होगा। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े अमीर मित्रों का सरकार कर्जा माफ़ कर रही है, तो आम जनता का क्या कसूर है? कोई ना कोई कानून तो ऐसा आपके पास होगा कि जिस कानून के तहत आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, तो उसी कानून का सहारा लेकर आप हमारा भी कर्जा माफ़ कर दीजिए। जैसे कि आप लोगों ने नाम दिए हैं, राइट ऑफ करना, अंडर राइट करना, हेयर कट करना, वेव ऑफ करना, तो वो रात हमें भी दे दीजिए। दोस्तों, जब आप उन्हें ये लेटर देंगे और ये उनसे बातचीत करेंगे तो उसकी वीडियो आप लोगों को बनानी है। वो बना के आप मुझे भेजिए या आप अपने सोशल मीडिया पे भी उसको डाल सकते हैं, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले और उस सांसद और विधायक को भी लगे कि हाँ, लोग कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो वो आप ही की तरह लोगों को अपने साथ जोड़े, संगठित करें, अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक के पास जाएं और उनसे भी यही डिमांड करें। तो दोस्तों, जिसने भी इस काम की शुरुआत की है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के डाल दे कि हाँ, मैंने इतने लोगों का कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरवाया और मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में इतने लोग हो चुके हैं। दोस्तों, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए
मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8708484983। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। देखो, हर व्यक्ति की कॉल उठा पाना संभव नहीं है क्योंकि कॉल बहुत आ रही हैं। मैं हर व्यक्ति की कॉल नहीं उठा सकता, तो आप से ये निवेदन है कि आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। दोस्तों, जिस दिन ये संख्या सांसद और विधायक के पास जाने की संख्या क्षेत्र वाइज बढ़ती चली गई, तो यकीन मानिए 6-7 महीने के अंदर अंदर सरकार आपका कर्जा माफ़ करने के लिए मजबूर हो जाएगी। आपको ये काम महीने में कम से कम 2 बार करना है। वो डेट आप डिसाइड कर लेना कि आपको किस डेट पे अपने सांसद और विधायक के पास जाना है। मेरे हिसाब से संडे बेस्ट रहेगा, क्योंकि संडे वाले दिन हर क्षेत्र का सांसद और विधायक अपने क्षेत्र में ही रहता है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे हैं, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि हम परेशान हैं रिकवरी एजेंट से। रिकवरी एजेंट्स हमारे घर आके बैठ जाते हैं, जो उठ के जाने का नाम नहीं लेते, मिसबिहेव करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? तो दोस्तों, मैंने उस बारे में भी 2-3 वीडियो डाल चुका हूं मैं कि अगर रिकवरी एजेंट आपके यहाँ आता है तो आपको क्या करना है। मैं एक बार आप लोगों को अभी फिर बता देता हूं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट, चाहे वो बैंक का कर्मचारी ही क्यों ना हो, अगर बैंक का कर्मचारी भी आपके यहाँ रिकवरी करने के लिए आता है तो वो बैंक का कर्मचारी नहीं, वो रिकवरी एजेंट ही होता है। उसे भी वही रूल और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं जो आरबीआई द्वारा बनाए गए हैं। आरबीआई द्वारा क्या रिकवरी एजेंट के लिए रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि मात्र 3 चीज़ हैं। सबसे पहले जो भी रिकवरी के लिए आपके यहाँ आया है, चाहे वो 1 बंदा है, चाहे वो 10 बंदे हैं, चाहे वो 20 बंदे हैं, उन सभी का आप आईडी कार्ड मांगिए। दूसरे नंबर पे आप उनसे उनका DRA सर्टिफिकेट मांगिए। दोस्तों, DRA सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आरबीआई द्वारा रिकवरी एजेंट के लिए लागू कर रखा है। DRA सर्टिफिकेट का मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट। उसकी एक परीक्षा होती है, एक ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग लेने के बाद उसको वो परीक्षा पास करनी होती है। जो वो परीक्षा पास कर लेता है उसको DRA सर्टिफिकेट आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि वो रिकवरी एजेंट बन के आप लोगों के घर में रिकवरी करने जा सकता है। उसके भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो उसको उसमें सिखाए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान। उसमें से कुछ एक बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उसमें एक रूल है कि सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकता है रिकवरी करने के लिए, अगर उसके पास DRA सर्टिफिकेट है तो। ना 7 बजे से पहले आ सकता है सुबह, ना शाम को 7 बजे के बाद आ सकता है। दूसरे नंबर पे, अगर सपोज करो कर्जा आपने लिया है, अगर आप अपने घर के मुखिया हो, आपने कर्जा लिया है और रिकवरी एजेंट आता है और आप घर पे नहीं मिलते, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसका कर्तव्य है कि आरबीआई के नियम के तहत वो आपके घर के किसी भी मेंबर को इस बारे में सूचना नहीं दे सकता कि मैं आपके घर रिकवरी करने के लिए आया हूँ, इतने का लोन है, आपकी किस्त पेंडिंग है। उन्हें बोलिए कि किस्त भरें। वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई साहब से मिलना है, उनसे बहुत ज़रूरी काम है, उनसे या तो बात करा दीजिए या वो किस समय मिलेंगे वो मुझे बता दीजिए। तीसरे नंबर पे, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके किसी प्रकार की बदतमीजी मिसबिहेव नहीं कर सकता, ना ही आपके घर के बाहर खड़ा होकर चिल्ला सकता, नहीं आपकी इंसल्ट कर सकता, ना बेइज्जती कर सकता, ना आपको गाली गलौज कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो शांतिपूर्वक ढंग से एकांत में आपसे बात करके
कि भी हमारी किस्त पेंडिंग है, वो किस्त दे दो, नहीं तो आपकी किस्त लैप्स हो जाएगी, आप समस्या में आ जाओगे। प्यार से उसे बात करनी होती है। तीसरा नियम क्या है दोस्तों? तीसरा नियम है, जब भी कोई बैंक या NBFC कंपनी किसी भी रिकवरी एजेंट को आपके घर भेजती है रिकवरी करने के लिए, तो सॉरी दोस्तों, तो वो बैंक या NBFC कंपनी एक लेटर बनाती है। जिस डेट का वो लेटर होता है रिकवरी के लिए, उसी डेट में वो लेटर लेके रिकवरी एजेंट को आपके यहाँ आना होता है। तो वो बैंक द्वारा जारी किया गया उसी डेट का लेटर उसके पास होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ अगर उसके पास नहीं है, या कोई बंदा सपोज करो 5 बंदे आ गए, उसमें एक के पास है, 4 के पास नहीं है, तो उन 4 से बात करने की ज़रूरत नहीं है, उस एक से बात करो। अगर किसी के पास भी नहीं है तो उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कोई भी मिसबिहेव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने की कोशिश करते हैं, घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, उनकी आप वीडियो बनाइए और फिर उसके बाद आप 112 नंबर पे कॉल कर दीजिए, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, और उनको बोलिए कि हमारे घर में ज़बरदस्ती गुंडे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हम खतरे में हैं, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। तब क्या होगा? तब 112 नंबर पे कॉल होने के बाद पुलिस आपके यहाँ आएगी, 100% आएगी। तब मोस्टली केस में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे पास कॉल भी आई हैं, मैंने खुद जो है पहले लोगों की कॉल अटेंड करके पुलिस वालों से बात भी की है। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि उनसे बात कैसे करनी है आप लोगों को पुलिस वालों से। पुलिस वाले एक ही बात कहते हैं, जब वो सारा माजरा जान लेते हैं कि भाई कर्जा आपने लिया है तो भरना तो पड़ेगा ही, ये गुंडे थोड़ी ना, ये तो रिकवरी एजेंट हैं, इनका तो काम है कर्जा मांगने का, ये तो मांगेंगे, आपके घर आएंगे, तो आपको हमें नहीं बुलाना चाहिए। तो आप लोगों को एक ही बात कहनी है कि सर ये RBI की गाइडलाइन के अनुसार नहीं आए हैं। और रही बात कर्जे की, कर्जा लेना और कर्जा ना देना हमारे देश में कोई क्राइम नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। अगर मैंने किसी से कर्जा ले लिया तो ना वो जुर्म है, और ना अगर मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ किसी भी कारण से, तो वो भी क्राइम नहीं है। आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि जो RBI की एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत ये नहीं आए हैं और ये ज़बरदस्ती हमारे से कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, या आप वीडियो देखिए और आप इनको अरेस्ट करके लेके जाइए, आपका ये काम है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम SP साहब के पास जाएंगे, वहाँ जाके आप लोगों की शिकायत करेंगे। तो दोस्तों, जब आप उन्हें इस प्रकार से समझाएंगे, RBI की गाइडलाइन बताएंगे, जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं कि फर्स्ट नंबर पे उनका ID कार्ड, सेकंड नंबर पे उनका DRA सर्टिफिकेट, थर्ड नंबर पे बैंक द्वारा जारी किया गया ऑथराइज लेटर उसी डेट का रिकवरी के लिए, तो वो आपके लोगों की बात समझेंगे और वो उनको लेके भी जाएंगे। और आगे एक बार अगर वो किसी भी रिकवरी एजेंट को ले गए तो वो दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आएगा तो बिल्कुल RBI की गाइडलाइन के अनुसार ही आएगा। तो इसलिए डरने और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रही बात कर्जा की, कर्जा आज है, कल उतर भी जाएगा। दोस्तों, अभी आपने शायद मेरी 4-5 दिन पहले की एक वीडियो देखी भी होगी कि चंडीगढ़ में एक 7 लोगों का परिवार था जो कर्जे से काफ़ी परेशान था। लगभग उनके ऊपर 20 करोड़ रुपए का कर्जा था और वो इधर से उधर भागते फिर रहे थे, कर्जे वालों से छिपते फिर रहे थे। तो एक दिन पता नहीं क्या उनके मन में आई, उन्होंने सातों के सातों ने जहर पी के अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, हम पहले भी कहते आए हैं और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
उस परम पिता परमात्मा ने हमें ज़िंदगी दी है जीने के लिए, और ज़िंदगी दी है जीने के लिए तो उसमें सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। जब सुख आएंगे तो दुख भी जरूर आएंगे, और जब दुख आएंगे तो दुख जाने के बाद सुख भी जरूर आएंगे। तो उन दुखों से डर के भागना नहीं है, उनका डट के सामना करना है, क्योंकि आपने कर्जा लिया है, कोई क्राइम नहीं किया है। आप उनसे बात कीजिए। अगर आपने किसी प्राइवेट फाइनेंसरों से, किसी प्राइवेट लोगों से कर्जा ले रखा है, या बैंक से ले रखा है, या NBFC कंपनी से ले रखा है, और आप नहीं भर पा रहे हैं, तो आप उनसे जाके बात कीजिए। बात करने से हर समस्या का समाधान निकलता है। अगर बैंक और NBFC कंपनी से अगर आप बात करने जाएं तो उनसे रबली बात बिल्कुल नहीं करनी है, उनसे लिखित में बात करनी है, क्योंकि रबली बात की उनके पास कोई महत्व नहीं है, ना वो मानते हैं, वो मुकर जाएंगे कि हमारी तो ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। तो इसलिए बैंक और NBFC कंपनी से जो भी बात करने के लिए जाएं आप, वो लिख के लेके जाएं, लेटर बना के लेके जाएं। और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, या जो बाद में लाइव एंड होने के बाद जो बाद में सुनेंगे, उन्हें मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आप सभी जिसने भी बैंक से या NBFC कंपनी से कर्जा ले रखा है वो अपने बैंक या NBFC कंपनी में एक लेटर बना के लेके जाएं। अगर वो कर्जे से परेशान हैं, कर्जा नहीं भर पा रहे हैं, तभी जाना है। अगर आप इजीली कर्जा भर पा रहे हैं तो जाने की ज़रूरत नहीं है, भरते रहिए किस्त। अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो ही आपको जाना है एक लेटर बना के। उस लेटर में क्या लिखना है? उस लेटर में लिखना है कि जिस भी कारण से आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, नोटबंदी की वजह से, या GST की वजह से, या लॉकडाउन की वजह से, तो वो समस्या आप अपनी पूरी उसमें लिखेंगे सच्चाई के तहत। झूठ कुछ भी नहीं लिखना है कि आप किस वजह से किस्त नहीं भर पा रहे हैं, क्या कारण है। आपका व्यापार बंद हो गया है, व्यापार में कमाई कम हो गई है, आपकी नौकरी छूट गई है, या जो भी XYZ आपका कारण है, वो एक्चुअल में आप अपना कारण लिखिए और उनसे कम से कम 6 महीने का समय मांगिए कि मुझे कम से कम 6 महीने का समय दे दीजिए, या 1 साल का समय दे दीजिए, जैसे आप सूटेबल समझो वैसा आप उसमें लिख सकते हो। मैं तो कहता हूँ कम से कम 1 साल का समय मांगिए। अगर आप 1 साल का समय मांगेंगे तो 6 महीने का समय मिलेगा, तो आप कम से कम 1 साल का समय मांगिए। और लिखने के बाद जो आप लास्ट लाइन लिखेंगे उसमें आप ये लाइन ज़रूर ऐड करेंगे, लास्ट लाइन, कि अगर आपने मुझे 15 दिन के अंदर इस लेटर का जवाब दे दिया तो ठीक है, अगर आपकी तरफ से इस लेटर का कोई जवाब नहीं आता है तो मैं यह मान लूँगा कि आपने मेरे कर्जे को माफ़ कर दिया है या मुझे 1 साल का अतिरिक्त समय दे दिया है। दोस्तों ये लाइन ज़रूर ऐड करनी है लास्ट में, और इसकी 2 कॉपी बनानी है, एक ओरिजिनल एक उसकी जीरोक्स, और जाके बैंक मैनेजर को दे के आइए और जीरोक्स पर उसकी साइन करवा के लेके आइए। रिसीविंग बोलते हैं जिसको। अगर बैंक मैनेजर आपका लेटर लेने से इनकार करता है तो आप उसकी वहीं वीडियो बनाइए, और वीडियो बना के ये पूछिए कि आप मेरे द्वारा दिए गए लेटर को लेने से इनकार क्यों कर रहे हैं। जब आप हमारे घर लेटर भिजवाते हैं हम तो इनकार नहीं करते, हम तो ले लेते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ यह बनता है कि हम आपसे बात करने के लिए लेटर बना के लेके आए हैं, तो आपका लेटर लेने का और मुझे उसकी रिसीविंग देने का आपका फ़र्ज़ है, आपका नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वो फिर भी ना ले, गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, तो आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके ब्याह पे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिर उसके बाद आप उस बैंक जो है, जो ब्रांच है बैंक की, उसमें आप मेल कर दीजिए उसको, लेटर को मेल कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ईमेल में वो सेव रह जाएगा। तो वो आपकी ये गारंटी कि हाँ आपने उस बैंक से ये बात की है। असल में तो जब आप वीडियो बनाएंगे तो बैंक मैनेजर आपका लेटर ले भी लेगा, उस पर साइन मोहर के साथ कर भी देगा, रिसीविंग दे देगा आपको। तो ये काम आप सभी को करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों
अब आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि लास्ट वीक जो मैंने कर्जे से कैसे माफ़ होगा आप लोगों का कर्जा, वो उस बारे में मैंने जो बताया था आज भी बताया है। तो किन किन लोगों ने उस पर गौर किया है, उस पर काम करना शुरू किया है, किसने कितने लोगों का फॉर्म भरवाया है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है या नहीं बनाया है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रह रहा है, चाहे वो हरियाणा में है, पंजाब में है, हिमाचल में है, एमपी में है, यूपी में है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, हैदराबाद में है, आंध्रा में है, चेन्नई में है, कहीं भी रहता है। अगर वो कर्जे से पीड़ित है तो उसे ये काम करना ही पड़ेगा अपना कर्जा माफ़ कराने के लिए, क्योंकि मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप लोगों का कर्जा माफ़ कर सकूं। ये काम सरकार का है और जो सरकार का काम है वो सरकार ही करेगी। मैं नहीं कर सकता या मेरी टीम नहीं कर सकती, हमारे सर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जो काम सरकार का है वो सरकार ही करेगी। कर्जा माफ़ करना सरकार का काम है और सरकार ही करेगी और सरकार से ही करवाएंगे। लेकिन उसमें पहल तो हमने कर रखी है, काम आप लोगों को करना पड़ेगा। अपनी कर्जा मुक्ति की लड़ाई आप लोगों को खुद स्वयं लड़नी पड़ेगी। हम तो बस आपका साथ दे सकते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है उसके लिए हम बैठे हैं। मैंने अपना नंबर दे दिया है, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कोई भी दिक्कत परेशानी आती है। लेकिन ये काम ज़रूर करना है आप लोगों को। अगर अपना कर्जा माफ़ कराना है तो कोई मुझसे ये ना कहे मैसेज करके या कमेंट्स करके कि हमारा कर्जा माफ़ क्यों नहीं कराते हो आप, क्योंकि मैंने बताया कि हम कर्जा माफ़ नहीं करा सकते आप लोगों का। हम तो आप लोगों की लड़ाई पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे जब तक आप लोगों का कर्जा माफ़ नहीं होता। लेकिन ये जो लड़ाई इतनी लंबी चल रही है उसका कारण क्या है? आप लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर आप लोग अपने ही लोगों का, अपने ही आसपास रहने वाले कर्जे से पीड़ित लोगों का साथ देते, अपना साथ देते, तो शायद आज आप लोगों का कर्जा माफ़ हो चुका होता। पर चलो कोई बात नहीं, अब भी इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अब भी आप ये काम कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का कर्जा माफ़ पे कुछ ना कुछ सरकार कार्रवाई करेगी। क्योंकि ये सरकार तो अपने मित्रों का कर्जा माफ़ कर रही है ना। बाकी कांग्रेस सरकार जो है, जैसे राहुल गांधी जी ने बोला था, मैंने उनकी भी एक वीडियो डाली थी कि जनता का कर्जा माफ़ सरकार को करना चाहिए। जब बड़े बड़े उद्योगपतियाँ कर रहे हैं तो जनता का क्या कसूर है? क्योंकि सरकार जिस पैसे से कर्जा माफ़ कर रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, वो पैसा जनता का है। वो जनता का कैसे है? हम लोग जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स के पैसे से वो बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करती है। अब टैक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनकम टैक्स भरता है, जीएसटी भरता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। बाकी जो जीएसटी के या इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। वो कैसे पे करते हैं? अगर आप लोग एक सुई से लेके हवाई जहाज तक कुछ भी खरीदते हो, सरकार की कोई भी चीज़ आप बरतते हो, चाहे बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, कुछ भी आप बरतते हो, तो उसमें सरकार का टैक्स लगा होता है। तो वो टैक्स आप हर व्यक्ति भर रहा है। जो कुछ भी सामान 1 रुपये का भी खरीद रहा है तो वो भी टैक्स भर रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो जो वो हमारे जनता के द्वारा टैक्स को दिया गया पैसे को इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने कर्जा माफ़ करने में वेस्ट कर रही है, तो क्यों ना हमारी जनता का ही कर्जा माफ़ किया जाए। और दोस्तों, जैसे मैं एक बात और कहूँगा कि मेरी पोस्ट पे आके बहुत लोग अपना फ़ोन नंबर डालते हैं। जैसे अभी विनोद खन्ना जी हैं, इन्होंने अपना फ़ोन नंबर डाला है, तो ये गलत है। मैंने पहले भी मना किया था कि आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ मत डाला कीजिए, क्योंकि कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं
जो आपके नंबर का मिसयूज़ कर सकते हैं, आपके साथ किसी न किसी तरह से कोई ना कोई फ्रॉड कर सकते हैं। फिर आप लोग कहोगे कि ये कर्जा मुक्ति वालों ने फ्रॉड किया है, हमसे पैसे मांगे हैं। हम किसी से ना तो पैसा लेते हैं ना देते हैं। तो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ यहाँ नंबर ना डालें अपना। अगर आप अपना नंबर डालोगे तो आपका ही नुकसान है। कोई ना कोई शरारती तत्व आपको इस नंबर पे कॉल करेगा और 100% करेगा, और वो आपको बहका के बहला फुसला के कुछ ना कुछ पैसे की डिमांड करके आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा। और आप ये कहोगे कि कर्जा मुक्ति वालों ने हमारे साथ फ्रॉड किया। अगर कोई भी ऐसी कॉल आपके पास आती है पैसा मांगने के लिए कि आप पैसा दे दो, हम कर्जा माफ़ करा देंगे आपका, तो उनके बहकावे में मत आइए, उनकी कॉल की रिकॉर्डिंग कीजिए और उसके ब्याह पे आप उनकी पुलिस में कंप्लेन कीजिए, क्योंकि आजकल ये फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। और जो भी ये कहते हैं कि मैं कर्जे से काफ़ी परेशान हो गया हूँ, जैसे अभी करुणा जी हैं, इन्होंने लिखा है कि हमारे ऊपर भी बहुत सारा कर्ज है सर, बैंक वाले बहुत परेशान करते हैं, आदमी भी गुजर गया है। तो यहाँ ये लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.कर्जमुक्तभारत.co.in। गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें सबसे ऊपर फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भरिए ऑनलाइन, कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। वो फॉर्म भरिए और उसके बाद अपने साथ लोगों को जोड़िए और भी लोगों को ये फॉर्म भरवाइए और अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। जो मैंने अभी बात की वो लागू कीजिए अपने ऊपर और आप लोगों का कर्जा जल्द ही माफ़ होगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट्स करके कि किस किस ने कर्जा मुक्ति का अपना ग्रुप बनाया है और कहाँ से है। लेकिन फ़ोन नंबर किसी को नहीं डालना अपना। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए आप, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं दोबारा बोल देता हूँ 8708484983। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।